साथियों, आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आपके सामने दो परिचय करवाना चाहूँगा। मेरे साथ हमारे मध्य में बैठे हुए हमारे अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान बद्रीनारायण जी चौधरी हमारे अखिल भारतीय महामंत्री जी हैं और आपका केंद्र जयपुर राजस्थान। साथ में श्रीमान साईं रेड्डी जी हमारे अखिल भारतीय मंत्री के नाते दायित्व संभालते हैं और आपका केंद्र निजामाबाद तेलंगाना। और एक परिचय मैं करवा देता हूँ, श्रीमान हरपाल सिंह जी जो हमारे दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ। और इस बार बात करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं थोड़ा सा आप सीधा हो जाएंगे तो पीछे वालों को सीधा हो जाएगा। आप तो जाफरी से हो गए और आप मैडम न्यूज़ 24 से सर आपने मुझे ना मेरे पास एप्लीकेशन फॉर डेमोक्रेसी साथ में भारतीय किसान संघ के प्रेस वार्ता में आप लोग समय समय के ऊपर पत्रकारों का काफी योगदान रहा है। उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं आज की वार्ता प्रारंभ करता हूँ। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश के सभी क्षेत्रों में और जो गतिशीलता आई, विशेष करके आर्थिक क्षेत्र में जो सुधार लागू हुए, उसके ऊपर आशंकाएं तो व्यक्त बहुत की। नोटबंदी कह दीजिए, जीएसटी कह दीजिए, और उसके बाद भी लगातार कानूनों के अंदर परिवर्तन, पुराने कानून जो डमी थे वो आउट, नए कानूनों को लाना और उनका प्रभाव भी दिखाई देना। इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 1.5 साल तक कोरोना की समस्या के बावजूद आज हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं है। इन सबको देख करके भारत के किसानों को भी एक अपेक्षा जगी कि मोदी जी हमारे लिए भी कुछ करेंगे। और जब 3 कानून लेकर आए गए तो उसको लगा कि निश्चित रूप से इसके पीछे किसान की भी आर्थिक स्थिति सुधरने की संभावना है। लेकिन जब हमने उन कानूनों का, अध्यादेशों का अध्ययन किया तो हमको कुछ निराशा हुई। एक तो उसमें कहीं एमएसपी का उल्लेख नहीं था, जो किसानों की सबसे ज्वलंत समस्या थी। दूसरा, उनमें कुछ प्रावधान कॉरपोरेट और कंपनियों के लिए ज़्यादा थे। हमने ऐसे 5 संशोधन करने के लिए और ज्ञापन दिए, कृषि मंत्री से मिले, लेकिन कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब हम गए फील्ड में और हमने 20,000 ग्राम सभाएं की। उन 20,000 ग्राम सभाओं से ज्ञापन प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के नाम भिजवाए गए। ये सितंबर 2020 का विषय था। उसके बाद अक्टूबर नवंबर से यह किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर शुरू हो गया और हम उसके हिस्सा नहीं थे।
क्योंकि भारतीय किसान संघ की मान्यता रही है हम राष्ट्र हित की चौखट में ही किसान हित की बात करते हैं। राष्ट्र हित और किसान हित को अलग अलग नहीं मानते, इसलिए हिंसक आंदोलन से हमारा कभी कोई वास्ता नहीं रहा। आंदोलन अहिंसक हो, लोकतांत्रिक पद्धति से हो, इसलिए हम उस आंदोलन के बाहर रह करके भी हमने अपने तरीके से अपना आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका प्रथम चरण मैंने जानकारी दी सितंबर 2020 में 20,000 ग्राम सभाओं में जाकर हमने संपन्न किया। हमारे ज्ञापन के बाद भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। एक साल बाद 19 सितंबर का महीना 2021 का, उसके 8 सितंबर को हमने देश के सभी जिला केंद्रों पर आह्वान किया, लेकिन जो अंतिम आंकड़ा आया उसके हिसाब से 513 जिलों पर 97,000 किसानों ने धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम संपन्न किए। और हमें उम्मीद थी कि इस आंदोलन में से कुछ निकलेगा, लेकिन जब एक दिन अचानक सुबह 9 बजे टेलीविजन के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री आते हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हैं, तो भारत के किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ और उससे न प्रशंसा करते बनी न निंदा करते बनी, क्योंकि ये तो ठीक था कि किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे और मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके ऊपर जो जानकारी रोज मिलती थी उस दृष्टि से, और ये भी दिखाई देता था, इधर आगे भी आ सकते हैं, हाँ कुर्सियाँ सब काम में ली जा सकती हैं, कि ये आंदोलन जो है करने वाले किसान तो नहीं हो सकते, और वास्तविक किसान जो है वो इतना लंबा कभी अपनी खेती छोड़ करके, हर 6 महीने की एक फसल आती है, 3-4 फसलों को खो करके वो अपना गुजारा नहीं चला सकता। किसान को बदनाम करने वाले भी घटनाएं घटी और देश को बदनाम करने वाली घटनाएं भी कम नहीं घटी। इसलिए एक और तो वो भी चाहता था कि ये आंदोलन खत्म हो, जनता भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, किसान भी परेशान है, इसलिए ये खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी ओर तीनों कानून वापस ले लिए और कोई घोषणा ऐसी नहीं हुई कि किसानों को कुछ मिलता। ऐसा लगा किसान खाली हाथ ही चल दिया। और जब किसानों ने खुशी मनाई तो फिर उसकी समझ में आया कि इसमें खुशी वाला विषय क्या था। तो एक ही विषय दिखाई दिया, मोदी को झुका दिया। अर्थात जिनका यह उद्देश्य था कि मोदी को झुकाना है, उनको उसमें खुशी प्रतीत हुई। लेकिन किसान को क्या मिला, इसका जब हिसाब किया तो वह कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था। यहाँ तक कि एक कमेटी बनाने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तो कमेटी कहाँ खड़ी है, कब बनेगी और कितनी चलेगी और क्या निष्कर्ष निकालेगी, ये शंका आम किसान के मन में है। और भारतीय किसान संघ ऐसे उन 90% किसानों का प्रतिनिधित्व करता है जो छोटे हैं, और उन्हीं की चिंता करने के कारण और उन्हीं का ये निष्कर्ष होने के कारण हमने हमारे इस आंदोलन के अगले चरण के बारे में विचार करना शुरू किया। वास्तव में तो इस आंदोलन में जो लाभकारी मूल्य था, यानी एमएसपी जिसको शॉर्ट में अपन सब समझते हैं, भारतीय किसान संघ के लिए एमएसपी पर्याप्त नहीं है, उससे आगे बढ़ के भी लाभकारी मूल्य उसको मिले, ऐसा उसका हमेशा आग्रह रहा है। उस विषय को लेकर और हमने पहले तो कहा कि इन 3 कानूनों में इसका उल्लेख नहीं है, तो भले एक चौथा कानून आ जाए या इन्हीं 3 कानूनों में संशोधन किया जाए, लेकिन लाभकारी मूल्य को इनका पार्ट बनाया जाए, उसके बिना किसान को संतुष्टि नहीं मिलेगी।
वो भी कोई घोषणा नहीं हुई, कमेटी पर छोड़ दिया। कमेटी पता नहीं कब होगी, सुप्रीम कोर्ट भी प्रयत्न करके बैठ गया, केंद्र सरकार भी करके बैठ गई। अब कमेटी कितना करेगी, ये कमेटी पहले बन के जा चुकी। तो भारतीय किसान संघ ने अब अपने आंदोलन का तीसरा चरण उसकी घोषणा करने के लिए और आप लोगों को बुलाया। आने वाली 1 से 10 जनवरी 10 दिन तक गांव-गांव में किसान संघ का कार्यकर्ता जाएगा। छोटी छोटी ग्राम सभाएं होंगी, उसमें जन जागरण के माध्यम से और ये विषय आम लोगों तक पहुंचेगा कि एमएसपी क्या है। ये निश्चित बात है, अभी एमएसपी का पूरा अर्थ सूत्र, पूरा फॉर्मूला, पूरी परिभाषा, स्वामीनाथन आयोग का नाम तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन उसकी ऊपर पूरी व्याख्या, ये सब आम किसान तो क्या प्रबुद्ध लोगों को भी नहीं मालूम। इसलिए वो प्रबुद्ध लोग अपनी जगह अपना काम करते हैं, लेकिन किसान को भी जानकारी हो, इसलिए जन जागरण अभियान के अंदर ये जो कुछ विषय रहा, इसको लेकर के जनता के सामने जाना और एमएसपी का उनके सामने विषय रखना और एमएसपी से भी आगे लाभकारी मूल्य। बंधुओं, जो किसान खेत में खर्च करता है, क्या उसको कोई देना नहीं चाहेगा? उपभोक्ता तो आज भी दे रहा है, जिसको खाना है, अनाज खरीदता है, उसकी जेब से तो आज भी जाता है, लेकिन एक मध्यस्थता के कारण, बिचौलियों के कारण उसका शोषण हो रहा है। इतना सा खाली है, इसका सेतु निर्माण करने के लिए और किसान संघ बार बार कहता आया कि शोषण मुक्त करने की कोई पद्धति विकसित की जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि किसान का ये जो शोषण बंद हो। हमें मालूम है 1950 में, और जब पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं का विषय प्रारंभ हुआ तो उस समय विकास के मॉडल को लेकर के और प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस इनके नेतृत्व में और वो चिंतन हुआ। इन्होंने जो प्रेमबलम तैयार किया विकास के मॉडल का, उसमें प्रथम चरण खेती को दिया और खेती के बारे में उन्होंने जो उस समय लिखा वो है कि खेती प्रारंभिक मॉडल रहेगा, ये हमारे नए नए उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल की आपूर्ति करेगी और ग्रामीण समाज से हमको उद्योगों के लिए मजदूर मिलेगा। ये कच्चा माल और मजदूर जितना सस्ता हुआ उतने ही उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए इस प्रकार की नीति निर्धारित की जाए, ऐसा विचार उसमें हुआ। उसके बाद अगर आप चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य दे दिया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे हम समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर और किसान की आमदनी को बांधा गया। और इसी के ऊपर योजना आयोग के एक सदस्य और जिनका मैं वर्णन करना यहाँ पर आवश्यक समझता हूँ, और वो थे डॉक्टर दयाकृष्ण भटनागर। डॉक्टर दयाकृष्ण जी भटनागर ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है प्लान्ड पॉवर्टी इन इंडिया। भारत के अंदर योजनाबद्ध ढंग से गरीबी बनाए रखने की व्यवस्था, इसके ऊपर वो पुस्तक लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर, और उन्होंने योजना आयोग में सदस्य रहते हुए अपने अनुभवों के आधार के ऊपर वो पुस्तक छापी। अर्थात किसान के साथ में इस विषय को लेकर के पक्षपात आज नहीं हुआ, प्रारंभ से हो रहा है। इसके पहले सर छोटू राम जी ने, जो पंजाब में सरकार में मंत्री थे, बहुत कोशिश की, और कोशिश का मतलब ये था कि उन्होंने एपीएमसी एक्ट बनवा दिया और सब राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ पर एपीएमसी एक्ट बनाए, यानी मंडी कानून। और मंडी कानून बनाने के बाद उनको लगा कि अब भारत की कृषि जो है
वो खुले बाजार में आएगी, मुक्त होगी, बाजार की शक्तियों से मुक्त रहेगी और स्वतंत्र भाव तय होंगे। लोग आएंगे और जो अच्छा माल, अच्छा पैसा देने वाला है वो माल को लेके जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से 70 वर्षों के बावजूद भी उन मंडियों में भी और इस प्रकार के कागज निर्माण हो गए। वहाँ मंडी बोर्ड के अंदर कोई किसान प्रतिनिधियों का मतलब नहीं है, जबकि उसमें 2/3 संख्या और किसान प्रतिनिधियों की होनी चाहिए, क्योंकि वो मंडी किसानों की है, किसानों के लिए है, तो किसानों के द्वारा ही चलनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से उनका सुझाव था, लेकिन वो भी नहीं हुआ और मंडियां हो गई। उसके बाद संशोधन भी हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन मंडियों का ही पिसा हुआ ही किसान। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई खरीदार और विक्रेता जब टैक्स लगता है तो कौन भुगतता है? विक्रेता भुगतता है क्या? टैक्स तो खरीदार का लगता है, लेकिन मंडी में जाने वाला किसान को टैक्स देना पड़ता है। अपना माल, अपनी उपज बेचने जाता है, चाहे सब्जी हो, फल हो और या दूसरे खाद्यान्न हो, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये व्यवस्था, मैं फिर पूछता हूँ कि क्या अभी इस सरकार ने भी जीएसटी का कानून बनाते समय ये गौर नहीं किया कि क्या किसान के ऊपर जीएसटी लगनी चाहिए? यानी किसान जिसे क्रेडिट इनपुट नहीं मिलता, जो व्यापारी आगे माल को बेच देता है वो टैक्स देता है, बाद में टैक्स वसूल कर लेता है, इसलिए उसकी टैक्स की भरपाई होती है, उसे हम क्रेडिट इनपुट के नाम से रिकवर कर लेते हैं। लेकिन किसान खरीदता है सारे इनपुट बाजार से, बीज, खाद, दवा, सब चीज़ें खरीदता है और यहाँ तक कि सरकारी बिलों में जीएसटी आती है, ये सब पे करता है, लेकिन उसको आगे बिलिंग करने का कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए वो उसी की गांठ के ऊपर, उसी के भाव के अंदर से, उसी की जेब के ऊपर भार बन जाता है। तो इस प्रकार एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि कृषि आय के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये छुपे हुए जो इस प्रकार के और हथकंडे चलते हैं किसान के साथ में, इन सबको जगह जगह किसान परेशान है, पीड़ित है और वो ये कहता है कि आंदोलन तो होना चाहिए, लेकिन इतना लंबा अगर चलेगा तो हम तो नहीं कर पाएंगे। वास्तव में इस आंदोलन से और देश के किसान को निराशा ये हुई है कि क्या हम कभी दोबारा सरकार के विपरीत आंदोलन भी कर सकेंगे, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन झेलना, यहाँ वो भी इस प्रकार का खर्चा करना, परमानेंट घर बनाना, ये सब अगर करना पड़ा तो किसान के लिए मुश्किल है, मौसम परिवर्तन के बावजूद भी चलाना। इसलिए भारतीय किसान संघ 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को देश के सभी ब्लॉक स्तर पर, यानी तहसील केंद्रों पर, किसी प्रांतों में तहसील, किसी में ब्लॉक के आधारित कार्य है हमारा, गांव-गांव में 10 दिन तक सभाएं करके उनको 11वें दिन तहसील केंद्र पर बुलाएंगे और वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन का एक कार्यक्रम होगा। ऐसे एक आंदोलन का आह्वान और आज देश के किसानों के सामने कर रहा है। तो जो आंदोलन वापस लिया गया, आप उससे एग्री नहीं करते? नहीं, आंदोलन वापस लिया गया, लेकिन कुछ देखे जाके, हम तो कहा ना, किसान दोनों तरफ धर्म संकट में फंसा हुआ था कि एक तरफ जो बॉर्डर के आसपास के किसान हैं उनकी सब्जियां खराब हो रही थी, उनको रोज आना जाना भारी हो रहा था है? और यहाँ तक कि उनकी कई लड़कियां जो सताई गई थी, जो बाद में पंजाब में पकड़ी गई हैं, कई प्रकार की खबरें आई है। और इसके अलावा जितनी खबरें आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से जानकारी भेजी है, समाज को दी है, वो चीख चीख के बोल रही है। इसलिए एक तरफ तो चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन किसान के रूप में अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किसान के हाथ में क्या बचा, क्या मिला। अपना अर्थ उत्तर मिल जाएगा कि ये प्रसंग खुशी का है या दुख का है। जी, सरकार ने एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की तो बात की है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो अभी आंदोलन खत्म करके गया है, उसका कहना है कि उस कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा का ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बाकी जितने भी संगठन है, चूंकि इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, जिसका ध्येय एमएसपी भी था, इसलिए बाकी संगठनों को उसमें जगह नहीं मिलनी चाहिए। इससे आप कितना सहमत? ये जब उन्होंने पहल कहा
उसके बाद हमें भी लगा कि कोई बात नहीं, अगर ये सब किसानों के हित की बात करते हैं तो हमें क्या दिक्कत है। भारतीय किसान संघ कभी भी इस बात का पक्षधर नहीं रहा कि हमारा मुर्गा बांध दे तभी सूरज उगे। उसका मतलब है कि सूरज को उगना है तो उसका हम स्वागत करेंगे। किसानों के हित में निर्णय आएगा तो हम इस आंदोलन का भी समापन जो है ना स्वागत के साथ करते हैं। हम इसको नैतिक समर्थन प्रारंभ में दे भी रहे थे, लेकिन यहाँ की घटनाएं दुर्घटनाओं को देख करके हम पीछे हट गए, निंदा भी करने लगे खुले ओपन रूप से इसकी। लेकिन अगर मान लो वो कमेटी में बैठते हैं, सरकार का हेडेक है, वो उनके साथ बैठे किसान बैठे, हम तो सरकार से मांग कर सकते हैं, तथाकथित उन किसान नेताओं से तो हम याचना कर नहीं सकते। लेकिन ये किसान का दुर्भाग्य होगा अगर वो इस आंदोलन की वापसी के ऊपर हाथ मलते हुए भी खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, डीजे बजाते हैं और ऐशो आराम की बातें करते हैं, तो फिर आगे क्या मिलेगा। मैं मानता हूँ कि उसमें भी विफलता हाथ आ सकती है। इसलिए सरकार का सोचने का विषय, भारतीय किसान संघ देश भर के अंदर सबसे बड़ा संगठन है। अगर पंजीयन के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, मेंबरशिप के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से, डे बाई डे की गतिविधियों के हिसाब से अगर सरकार की भी जांच कराएगी तो सारे संगठन एक तरफ मिलकर के भी भारतीय किसान संघ को पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक है, अपना प्रचार करने में विश्वास नहीं करता, राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा करके वो कभी आंदोलन नहीं करता। इसलिए आपका मीडिया भी उसको स्थान कम देता है। वो भी जो है चटकीली बटकीली धमकियाँ, आंदोलन, तोड़ फोड़, उनको तुरंत जगह दे देता है। इसलिए हमारी ताकत उनको मालूम है और वो हमारे साथ किसान खड़ा है, देश भर का किसान खड़ा हमारे साथ। सर, आप कह रहे हैं कि आप सबसे बड़ा संगठन है, आरएसएस विंग का भारतीय किसान संघ माना जाता है, आप पूर्व प्रचारक भी रहे हैं, और अब जब आंदोलन वापस भी ले लिया गया है उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप इससे सहमत नहीं हैं। अब आप आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन आप अब क्या मतलब आप आगे की रणनीति बना रहे हैं, आप सहमत नहीं हैं, इस बात का आप क्या अर्थ है? कोई बात नहीं, हम तो कहा दोनों तरफ, हम तो हमारी स्थिति प्रकट की आपके सामने, अर्थ मत निकालिए, अर्थ जैसे आपको निकाला। तो जैसे एक हमने ये कानून वापस लिए गए है ना, अभी आप सिंपल बोलता हूँ, इससे पहले कानून आने के बाद 6 महीना मैं निजामाबाद में रहता हूँ, मंडी में उनको 14 करोड़ रुपए आता था, वो बंद हो गया। क्या हम जो दाल बेचते हैं, बेचने के टाइम पे कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं था। अगर फल बेचते हैं, वेजिटेबल बेचते हैं, वेजिटेबल देने वाला भी 30 रुपए 50 रुपए देना पड़ता था। ये कानून आने के बाद पूरा बंद हो गया। अरे ये किसान के लिए बहुत अच्छा कानून था, वो थोड़ा 1 2 3 सुधार लाओ बोल के किसान संघ ने 20,000 गांव से 453 डिस्ट्रिक्ट से खत बेचा है। नहीं, इसके अलावा पंजाब में कपास के अंदर 3,000 रुपए टूट गए, कानून वापस होते हैं। इसलिए इसके दुष्प्रभाव ये तो आगे दिखाई देंगे और भी, लेकिन वो लागू ही नहीं हो पाए थे, वो तो खाली एक हवाई बनी थी। 90% लोग एक कानून के हित के थे, कानून चाहिए ऐसा लोग थे, कानून आना चाहिए, 2-3 सुधार करना है। उसमें एक था कोई अभी देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अभी कोई डूबा है तो कुछ भी उनको किसान को मिलने वाला। अभी निजामाबाद में ऐसा सीड कंपटीशन रहता है, एक किसान से संपर्क करने के बाद इतना भाव देंगे बोल के बोलेंगे, फिर नहीं दिए तो भी उनको पकड़ने के लिए नहीं है। पर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अच्छा वो मौका था। अभी जो चीज है किधर भी बेचने के लिए हक था, ये तो लेकिन सरकार ने तो उनसे समझौता किया बद्री जी, सरकार ने तो उनसे समझौता किया ना, जिन्होंने हाईवे जाम किया, जिन्होंने तमाम तरह का सीन क्रिएट किया। क्या आपको लगता है कि जब तक उस तरह का सीन क्रिएट नहीं करेंगे सरकार बात मान जाएगी? ये देश भर के किसान को भी आश्चर्य हुआ कि सरकार के उन लोगों की चिंता करती है जो कि रोड बंद करके, हाईवे जाम करके उत्पात मचा सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं, गाड़ियां निकाल सकते हैं। अगर लोकतांत्रिक पद्धति से, अहिंसक पद्धति से कोई सत्याग्रह करके अपनी आवाज भेजना चाहे तो उसको सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये और समस्या किसान की भी है। और भारतीय किसान संघ ने 79 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर के और आज तक
न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का विषय उठाया और CACP का जो गठन हुआ उसके अंदर 1/3 प्रतिनिधि किसान प्रतिनिधि होने चाहिए, ये मांग रखी CACP यानी कृषि मूल्य आयोग उसमें, और 1/3 किसान प्रतिनिधि हों तो CACP का गठन हुआ, एक अच्छी बात थी। लेकिन उसमें अभी प्रतिनिधित्व किसानों का नहीं मिला, बल्कि वर्तमान समय पर तो और उसके चेयरमैन भी नहीं है और जो 2 प्रतिनिधि काम चला रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय किसान संघ और का आंदोलन MSP केंद्रित है। मैं फिर कहता हूँ MSP नहीं बल्कि लाभकारी मूल्य पर आधारित है, क्योंकि जिस स्वामीनाथन आयोग के सूत्र की मांग कर रहा है ये आंदोलन, अब तक कर रहा था, उसमें केवल MSP की बात करता है। और MSP का जो C2+50% सूत्र है जिसकी मांग हो रही है, उसमें किसान को एक अनस्किल्ड लेबर माना गया है, जबकि किसान वास्तव में उद्यमी है। उद्यमी इस सेंस में बोलता हूँ मैं कि एक उद्योगपति और अपने उद्योग के लिए पूंजी उधार लेता है, अपॉइंटमेंट करके लेबर रखता है, मैनेजर रखता है, स्टाफ रखता है, उनको सैलरी देता है, पूंजी पर ब्याज देता है, ज़मीन पर लगान देता है, और इन सब के बाद में बाजार की रिस्क उठाता है, और बचता है तो लाभ कमाता है, नहीं बचता तो घाटा उठाता है। वही स्थिति किसान की है। वो एक मैनेजर भी है, वो एक उद्योगपति भी है, वो स्किल्ड लेबर भी है, वो मौसम का ध्यान रखता है। अब उसकी मोटरसाइकिल जो है सुबह रात देर तक घूमती फिरती रहती है। सुबह लेबर को लेने के लिए ट्रैक्टर लेकर के वो जाता है गाँव में, वहाँ से बैठा के लाता है और उसको छोड़ के भी आता है। इसलिए किसान को एक अनस्किल्ड लेबर और उसे भी 6 महीने की मजदूरी दे करके ये तीसरी मान लेना। दूसरा, उसके जितने संसाधन हैं, जमीन के अलावा भी उसके लाखों रुपए लगे होते हैं, ट्यूबवेल के ऊपर, मोटर के ऊपर, बिजली के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर, कल्टीवेटर, बहुत सारे साधन होते हैं, उनका कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। हम तो अपने उपयोग के लिए इनकम टैक्स में कार काम में लेते हैं, उसका भी डेप्रिसिएशन वसूल करते हैं, लेकिन उसकी गणना के अंदर कुछ नहीं है। उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना हो जाता है वो खुद नहीं जानता। रात को कब उठ के भागना पड़ता है, रात रात को बिजली आती है, दिन में बिजली की शॉर्टेज होती है, डिमांड होती है उद्योगों की और शहरों की, वो पहले पूरी की जाती है। किसान की तो रात में होती है, इसलिए वो रात को जाता है, जगता है, मोटर चलाता है, ठंड के अंदर ठिठुरता है और जाता आता भी है। कहने का मतलब है कि उसके बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो इसके बाहर हैं। उसके ऊपर उसके जो खेत है उस पर कम से कम जो लगान मार्केट में मिलता है, या उसको ब्याज का रूप दे देते हैं, किराए का रूप दे देते हैं, उसकी गणना प्रॉपर नहीं है इसके अंदर। इन सबको यदि जोड़ेंगे तो वो लाभकारी मूल्य कहलाएगा, जो भारतीय किसान संघ की मांग है। भारतीय किसान संघ 79 के बाद प्रति वर्ष अलग अलग फसलों की चार्ट बना करके गणना करता है कि किस पर कितनी लागत आती है, पर एकड़ कितना आदानों पर खर्चा होता है, कितना पेमेंट करना पड़ता है, कितना घर की लेबर काम आती है, और उसके अंदर वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जितना होता है, बहुत कुछ वो भूलता है उसमें, मतलब कोई एडिशनल खर्चा नहीं आता। ऐसी लागत निकाल के हर बार कृषि मूल्य लागत आयोग की मीटिंग में जाता है, उनको अपने सुझाव देता है, और मूल्य आयोग की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा उन्होंने उनको स्वीकार भी किया है, उनको रिकमेंड भी किया है, लेकिन उसके बाद भी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसको 1-2 रुपये किलो में बांटना पड़ता है राशन, वो उसमें कुछ कमी कर देता है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, जिनको कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर ध्यान रखना पड़ता है, वो विचार करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या लागत आ रही है। अरे भाई, किसान की तो जेब से खर्च हो गया, अब इंटरनेशनल मार्केट की लागत के यदि आप तुलना करते हो तो उसके फैक्टर्स को भी देखो कि वहाँ किसानों को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स, इनके अंदर कैसी कैसी सब्सिडी मिल रही है। हम हमारी आउटर सब्सिडी को ही दे करके और उससे तुलना करने जा रहे हैं, वो WTO के जाल में फंसेंगे फिर। तो इन सब का विचार करना ही उनका काम है, ये किसान को समझ में नहीं आते ये विषय। इसलिए किसान की तो जो लागत है, या तो उसको कम कर दो, और लागत कम करने का विकल्प है, लागत को कम करने का विकल्प भी है, लेकिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों का माइंड सेट जो है
वो पता नहीं क्यों है कि वो उद्योग और व्यापारियों को केंद्र में रख करके ही नीतियां बनाते हैं। अगर वो कभी किसान को केंद्र में भर के नीतियां बनाने लग जाएंगे तो उनको विकल्प मिल जाएगा। इसलिए विकल्प वाला जो विषय है उसमें अभी प्रधानमंत्री जी ने और इसी सप्ताह के अंदर गुजरात आनंद के अंदर और जो विषय रखा प्राकृतिक कृषि का, बड़ा मार्मिक था और हमको लगता है कि अब ये विषय सही जगह से और जारी हुआ है। अभी तक हम मानते थे कि शायद प्रधानमंत्री जी के समझ में नहीं आ रहा विषय, शायद उन तक पहुंच नहीं रहा विषय। उन्होंने ये तो महसूस किया, मंजूर की, स्वीकार किया कि मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, ये तो स्वीकार किया ईमानदारी के साथ। लेकिन किसानों की समस्याएं वहां तक पहुंचती है क्या, इस पर शंका उत्पन्न होती थी जब उन्होंने इस बार सारा प्राकृतिक कृषि का विषय और वहाँ के गवर्नर देवव्रत जी के द्वारा भी रखा गया और ये सारा रखा, तो किसानों में एक बहुत बड़ी आशा जगी है कि अब इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जारी होंगी और किसान की लागत घटेगी। क्योंकि अपने खुद के संसाधनों से, स्थानीय संसाधनों से यदि किसान खेती करेगा तो लागत कम आएगी और बाजार के संसाधनों से मोल ला के खेती करेगा तो लागत बढ़ेगी। ये बेसिक फंडा है। अगर हम लागत देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आधा हम बाजार से लाएंगे। अगर लागत कम चाहते हो तो लागत कम करने के फैक्टर बहुत सारे हैं, उन पर हमारे वैज्ञानिकों को शोध करनी चाहिए, किसान की मदद करनी चाहिए, अपने आप लागत कम आ जाएगी, गारंटी के साथ लागत कम आएगी। ऐसे किसान जो प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहे हैं और बराबर उत्पादन ले रहे हैं रासायनिक के बराबर, और उसके बाद उनकी फील्ड टेस्टिंग भी हुई है, उनको पुरस्कार भी दिया गया है, सम्मानित भी किया गया है, उनको और महत्व भी मिला है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि वास्तव में प्राकृतिक कृषि का वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक नहीं किसान है। इसलिए उसकी उस पद्धति का वैज्ञानिक सपोर्ट मिलना चाहिए उसको। हम देश की लागत किसानों की लागत को कम दिलाएंगे और उसके बाद बार बार एमएसपी या लाभकारी मूल्य की मांग नहीं करेंगे। अभी इसके भी और एक आपको ध्यान दिलाता हूँ, तो 11 जनवरी क्यों हम चुना है। 11 जनवरी अपना जो प्रधानमंत्री था, जय जवान जय किसान नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका पुण्यतिथि है। उस वास्ते लाल बहादुर शास्त्री जो ने किसानों के लिए, देश के हित के लिए जो नारा दिया है, उसी की पुनः स्मरण करके उसी दिन 11 तारीख के दिन हम लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण भी करेंगे। हर एक कम से कम 5000 से ज्यादा तहसील ब्लॉकों से अपना विज्ञापन, लाखों किसान धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ये पुनर्विचार करे, ये जो कानून में सुधार करके फिर लागू करे। ये कानून किसान हित का है और इसके साथ ही लाभकार मूल्य भी देना। इसके कारण ही हम 1 तारीख से 10 तारीख तक गांव-गांव में ये कार्यक्रम ले रहे। 11 तारीख को ये जय जवान, जो लाल बहादुर शास्त्री तो पूरा बहुत अच्छा प्रधानमंत्री थे, किसान का हित का थे, उसके कारण हम 11 जनवरी को लिया है। ये फिर से लागू हो जाए, कानून वापस आ जाए सुधार करके, ये अपना भारतीय किसान संघ का मांग है। ये उस वास्ते तीसरा चरण का कार्यक्रम दिया है। थैंक यू लीजिए, इसमें ले लिया, ये ले लिया। हाँ ये लेके जाना। वैसे अपना नंबर भी बताइए जरा। 94140 है लेटर में दोनों साइन पर 4849